हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 का बात करें साइंस का, तो हम लोग मैटर के बारे में पढ़े हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 में हम लोग मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े हैं और चैप्टर 3 में जो है वो हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें। और इस चैप्टर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। In chapter 3 we have learned that atoms and molecules are the fundamental blocks of matter। कह रहा है कि चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो है वो क्या है कि मैटर का फंडामेंटल ब्लॉक है। मतलब जितना भी मैटर है वो क्या होता है, एटम से ही मिलके बना होता है ना। तो दुनिया में जितने भी प्रकार का क्या है एलिमेंट्स होता है वो सारा का सारा क्या होता है, एटम से मिलके बना हुआ है। तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। The existence of different kinds of matter is due to the different atoms constituting them। Now the question arises। अब कह रहा है कि जितना भी तरह तरह का मैटर है ना, और जितना भी एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स का एटम क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है और हर एक एलिमेंट्स क्या होता है, एटम से ही मिलके बना हुआ होता है। कह रहा है व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कह रहा है कि किसी एक एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से आखिर कैसे अलग होते हैं। मानिए क्या कि दो एलिमेंट्स हम लोग ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो दोनों एलिमेंट्स जो हैं उसके जो एटम्स हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग कैसे हैं, यही ये कह रहा है। आर द एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। कह रहा है कि जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाल्टन जो है वो क्या बता रहे थे कि एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम ही जो है वो क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिविजुअल है, मतलब इसको नहीं बांटा जा सकता है। तो कह रहा है क्या ऐसा सही में है, या फिर हम लोग एटम्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है फर्दर डिवाइड। We will learn about the subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। अब कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या होता है, एटम्स को जो हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो आखिर एटम्स में कैसे अरेंज होता है, तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। कह रहा है ए मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि 19th सेंचुरी के पहले तक जो है साइंटिस्ट के लिए ये बहुत चैलेंजिंग वर्क था। ठीक है ना, क्या चैलेंजिंग वर्क था, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या है और जो अगर उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो आखिर कैसे एटम्स में अरेंज है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग वर्क हुआ करता था साइंटिस्ट के लिए 19th सेंचुरी के पहले, क्योंकि उसके पहले जो साइंटिस्ट थे वो तो बोले थे कि एटम्स को हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजुअल है, मतलब इसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं बांट सकते हैं। The dedication of the structure of the atoms is based on the series of experiment। अब कह रहा है कि ये चीज़ प्रूव करने के लिए, उसके अरेंजमेंट के लिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुआ कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है ना, तो हर एक्सपेरिमेंट का अगला जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा था कि ड्रॉबैक निकल जा रहा था, कुछ कमियां निकल के आ रही थी। तो फाइनली जो है हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू से देखेंगे कि आखिर जो पहला एक्सपेरिमेंट एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया गया था। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ते चलेंगे। One of the first indications that the atoms are not indivisible comes from the studying the static electricity and the condition under which the electricity is conducted by the different substances। अब कह रहा है कि एक इंडिकेशन जो हमको शुरू में मिल चुका था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना, कि जो है ये चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करता है। तो इससे ये चीज़ समझ में आ रहा था कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो हमको क्या हुआ था कि एक
सुराग मिला था वो कहाँ से मिला था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होता है, जैसे आप लोग क्या होता है कि कॉम्ब को रब कर देते हैं हेयर पे और फिर क्या होता है वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सारा जी है, यही चीज़ क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है एक इंडिकेशन दिया था साइंटिस्ट को कि जितने भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स पाया जाता है। ठीक है, अब चार्जेस पार्टिकल्स इन मैटर, अब कह रहा है कि आखिर मैटर में क्या चार्ज पार्टिकल्स होता है। कह रहा है फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कह रहा है कि मैटर जो होता है उसमें चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 4.1 में दिया गया है कि कॉम्ब ड्राई हेयर, does the comb then attract a small piece of paper, rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near the inflated balloon। अब कह रहा है कि आप अपने ड्राई हेयर, मतलब अगर आपका बाल ड्राई है, अगर आप उसको क्या करते हैं कॉम्ब करते हैं, है ना, उसके बाद उस कॉम्ब को अगर हम लोग छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एक ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क के क्लॉथ से अगर रब करेंगे और उसके बाद अगर हम उसको बैलून के पास लेके जाएंगे तो आखिर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो है एक्टिविटी में पूछा है। From these activities we can conclude that on rubbing the two objects together they become electrically charged। अब यहाँ पर जो इस एक्टिविटी से करने से जो कॉम्ब को हम लोग ड्राई हेयर में क्या किए थे, रब किए थे या कॉम्ब करेंगे ड्राई हेयर को, तो वो क्या करता है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। उसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे ग्लास रॉड को सिल्क से क्या करेंगे रब करेंगे तो उसके बाद क्या करेगा वो बैलून को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये चीज़ पता चल गया कि दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग रब करते हैं तो उसमें क्या होता है चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आने लगी थी। कह रहा है वेयर डज दिस charge come from? This question can be answered by knowing that the atom is divisible and consists of charged particles। अब आखिर ये बात सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये जो रब करने के बाद है ना कि बॉडी चार्ज हो जाती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लग जाती है, आखिर ये चार्ज आया कहाँ से, है ना, ये चार्ज जो है उस पार्टिकल्स में आया कहाँ से। तो इससे ये चीज़ तो समझ में आ गया कि एटम्स को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि चार्ज जो है वो क्या होता है ट्रांसफ़र हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट को जब हम दूसरे से रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। चार्ज का क्या होता है फ्लो होता है। तो इससे ये चीज़ तो समझ में आ रहा था साइंटिस्ट को कि यहाँ पर क्या होता है एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। मतलब एक उनको क्या हुआ क्लू मिल गया कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। आगे देखिए कह रहा है मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द रिवीलिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज indivisible particles but contained at least one subatomic particles। अब कह रहा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ये चीज़ को मान रहे थे, ठीक है ना, कि जो एटम्स है उसमें क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स तो है, उसमें क्या है चार्ज पार्टिकल्स तो है। अब कह रहा है कि 1900 तक जो है एटम को ऐसा माना गया था कि इंडिविजुअल है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो है जिसको आइडेंटिफाई किया गया इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया, जो क्या है नेगेटिव चार्ज होता है। और ये किसके द्वारा किया गया जे थॉमसन के द्वारा जो है। कह रहा है कि अब एटम्स में इतना तो पता चल गया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। और पहली बार इसको कौन आइडेंटिफाई किया गया किसके द्वारा जे थॉमसन के द्वारा। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge called them the canal ray। कह रहा है कि 1900 के पहले भी 1886 में जो है गोल्डस्टीन जो है एक एक्सपेरिमेंट किए थे कैनाल रे ट्यूब। तो उसमें क्या किए थे कि रेडिएशन को पास किए थे एक गैस डिस्चार्ज से और उसका नाम क्या दिए थे कैनल रे, ठीक है, उसका जो नाम दिए थे उस रेज का वो कैनल रे दिए थे। और ये जो रे है ये क्या है पॉजिटिवली, और उन्होंने बताया था कि ये रे जो कैनल रे से जो कैनल रे जो पास कर रहा है ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है।
रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कह रहा है कि एक दूसरा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो ई गोल्डस्टीन जो है यहाँ पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे 1886 में। कैनल रे वहाँ से निकल के आया और उन्होंने बताया कि ये जो कैनल रे है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ से एटम्स का एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आया, एक तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे साइंटिस्ट को लगे रहा था जो निगेटिवली चार्ज है, और एक पॉजिटिवली चार्ज क्या निकल के आया, प्रोटॉन निकल के आया। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स had a charge equal in magnitude but opposite in sign of that of electron। कह रहा है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एक तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से डिस्कवर हो गया था कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है और वो निगेटिव चार्ज है। दूसरा जो है ई गोल्डस्टीन के द्वारा क्या किया गया, कैनल रे के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया और कहा कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो है ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन चार्ज इस पे क्या है, अपोजिट है। एक निगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरा पॉजिटिव है, कौन, प्रोटॉन्स। कह रहा दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कह रहा इट्स मास अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि ऐसा भी माना गया कि जो प्रोटॉन्स का जो मास है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स से 2000 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन्स के सामने क्या है, निग्जिबल है, ना के बराबर है, क्योंकि उससे 2000 गुना क्या है कि ज़्यादा मास है किसका, प्रोटॉन्स का, ऐसा माना गया। कह रहा इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन। इन जनरल द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड द प्रोटॉन इज डोनेटेड एज द पी प्लस। अब कह रहा है कि जो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको नाम दिया गया प्रोटॉन्स का, और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें क्या देंगे, ई माइनस। ई माइनस से क्या मतलब होता है, ये निगेटिव चार्ज है। उसी तरह अगर हम लोग प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, पी प्लस। इससे ये पता चलता है कि प्रोटॉन है, पी मतलब प्रोटॉन है, और प्लस मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। कह रहा द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड द चार्ज +1। अब कह रहा है कि मास जो है प्रोटॉन का वो 1 यूनिट मान लिया गया, मतलब प्रोटॉन का जो एक रिप्रेजेंट किया गया है ये मतलब 1 यूनिट माना गया, ठीक है। और इसका जो प्लस साइन है ये इसको दर्शाया कि इसमें क्या है कि एक प्लस चार्ज है। मतलब अगर आप एक बार P लिखे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसको 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग P लिखेंगे और प्लस उसका सिंबल जो है, प्लस साइन जो है वो शो करेगा ये पॉजिटिवली चार्ज है। उसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो क्या होता है, निग्जिबल होता है, उसको ना के बराबर माना जाता है प्रोटॉन के सामने, क्योंकि प्रोटॉन जो है इससे क्या है 2000 गुना ज़्यादा है उसका मास हुआ करता है। इसलिए जो है उसका चार्ज जो अगर हम लोग क्या करते हैं, ई पे माइनस शो करते हैं तो वो दिखाता है कि ई जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। कह रहा इट सीम दैट द एटम वाज composed of the proton and electrons mutually balancing their charges। अब ऐसा पता चला कि एटम्स में जो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन्स है दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेज हैं। इसी कारण से कोई भी एटम्स क्या होता है कि वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। It also appeared that the proton were in the interior of the atom, for whereas the electrons could easily be removed off but not protons। अब ऐसा भी बता गया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, एटम्स के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होता है, आउटर सेल्स में पाए जाते हैं, जिसको क्या किया जाता है, इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा भी पता चला। कह रहा नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म, वी विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जो सवाल खड़ा हुआ कि आखिर जो ये पार्टिकल्स है आखिर ये एटम के अंदर में कैसे अरेंज है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें निकल के आई कि एटम्स का 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चला है, एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरा प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मास निग्जिबल है, ना के बराबर है, और प्रोटॉन्स जो है वो क्या है कि इससे 2000 टाइम्स ज़्यादा मास है, किसका, प्रोटॉन्स का।
अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, we have learned that Dalton's atomic theory in chapter 3 suggested that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of the two fundamental particles, electron and protons, inside the atom led to the failure of this aspect of the Dalton's atomic theory. कह रहा है चैप्टर 3 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि डाल्टन साहब जो क्या बोले थे कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये इनडेस्ट्रक्टिबल है ना, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का खोज हो गया तो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी ये पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उनका पहला ही मानना था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या हो गया, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोज लिया है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो वहां पर क्या हो गया, डाल्टन्स का थ्योरी यहां पर जाके फेल हो गया। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. कह रहा है कि अब ये जानना जरूरी था, ठीक है ना, अब ये जानना जरूरी था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का तो खोज हो चुका है, और ये आखिर एटम्स में कैसे अरेंज है ना, मतलब क्या अरेंजमेंट है इसका एटम्स के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का। कह रहा फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल। कह रहा इसी चीज को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या किए, वो एटॉमिक मॉडल दिए, मतलब कैसे हम लोग क्या किए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुए, इसमें अपना अलग अलग क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स बताए। कह रहा इसमें से जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, जे थॉमसन थे, वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कह रहा जे थॉमसन जो है ये पहला साइंटिस्ट हुआ करते थे जो क्या हुए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताना शुरू किए थे। कह रहा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि थॉमसन्स कैसा अरेंजमेंट बताए थे एटम का, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एटम टू बी सिमिलर to that of the Christmas pudding. The electrons in the sphere of the positive charge were the like the currents dry fruits in the spherical Christmas pudding. We also think of the watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelons. अब ये जो मॉडल बताए, ये बताए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना एटम्स के अंदर अरेंज है, जैसे आप क्या करेंगे, क्रिसमस पडिंग देखेंगे, वो जैसे आप क्या होता है कि कोई केक बना रहे हैं और उसमें क्या होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होता है ना, तो पडिंग क्या होता है, ये राइस वाइस मिल्क को मिला के क्या किया जाता है, खीर टाइप का क्या होता है कि क्रिसमस में बनाया जाता है, या तो आप केक भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो कह रहा है कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना, जो क्या होता है कि सट के नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा दूर जगह पे फैला रहता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। और बाकी जो भी स्फेयर क्रिएट होता है ना, जो भी स्फेयर जो गोला क्रिएट होता है वो क्या है, प्रोटॉन्स है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसका एक और कॉमन एग्जांपल लिया जा सकता है, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन क्या होता है, गर्मी के दिन में मिलता है, जब आप उसको बीच से कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि पूरा रेड मिलेगा, है ना, और रेड मिलेगा, और उसमें क्या होता है, ये दूर दूर पे क्या होता है, सीड्स स्प्रेड हुए होते हैं। तो क्या होता है, जो सीड स्प्रेड हुए होते हैं उसको जो है ये कंसीडर किए कि ये जो सीड्स है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रेड एडिबल पार्ट है जो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, वो क्या है, प्रोटॉन्स है। मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन्स जो है वो क्या होगा, पूरे पार्ट में स्प्रेड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है कि दूर दूर पे क्या है, स्प्रेड है उस एटम में। तो ये जो मॉडल था ये किनका था, थॉमसन का। जे थॉमसन जो है ये क्रिसमस पडिंग और वाटरमेलन में कैसे अरेंज होते हैं सीड्स, और जो रेड एडिबल पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन है। तो इस चीज को उन्होंने जे थॉमसन ने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, और ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। अब देखिए थॉमसन प्रपोज दैट, अब थॉमसन क्या चीज आगे बताते हैं, ठीक है ना, एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन इट। अब कह रहा है जो जे थॉमसन है ये बताते हैं कि जो प्रोटॉन्स है वो क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मेशन करता है। मतलब एटम्स में जो स्फीयर का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो जो है प्रोटॉन कर रहा है। और अगर हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स का बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे हम लोग वाटरमेलन में देखें तो बीज क्या होता है,
छितरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है ना, थोड़ा थोड़ा दूर पे क्या होता है, वाटरमेलन में आपको बीज देखने के लिए मिलेगा। तो उसी तरह कह रहा है कि स्फीयर जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स है, और जो उसका सीड्स है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन्स है। और जैसे वाटरमेलन में अरेंज रहता है सीड्स, क्या होता है रेड, मतलब क्या होता है कि उसके इडिबल पार्ट के साथ क्या, जो रेड इडिबल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, सीड जैसे स्प्रेड रहता है। सेम स्ट्रक्चर जो है एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। The negative and the positive charge are equal in magnitude, so the atoms as a whole are electrically neutral। अब ये भी बता रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होता है, बराबर होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो भी कोई एटम रहता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो ये बातों को इन्होंने भी माना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन्स का उतना प्रोटॉन्स का, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। Although Thomson's model explained that the atoms are electrically neutral, the result of the experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we see below। अब कह रहा है कि ये चीज़ तो जे थॉमसन साहब मान चुके थे कि जो मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का, कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स हुआ है आगे, उसमें इनका जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं फेल कर गया। मतलब जो अरेंजमेंट इन्होंने बताया वो क्या हो गया, आगे जाल के फेल हो गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जब एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो कौन है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड्स भी फिर से क्या किए कि ये एटॉमिक अरेंजमेंट करने लगे, सब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करना शुरू किए। कह रहा Rutherford was interested by knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall in the thin gold foil. अब रदरफोर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे अरेंजमेंट करने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, है ना, किसमें, एटम्स के अंदर में। तो इन्होंने जो है वो क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो है वो डिजाइन की एक्सपेरिमेंट इसके लिए। इस एक्सपेरिमेंट में जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हुआ कि उनको क्या किए, वो फॉल करवाए थिन गोल्ड फॉइल पे, मतलब पतला सा गोल्ड का फॉइल जो होता है ना, परत जो होता है, उस पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या किए, उसको फॉल किए, मतलब उस पे डाले। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज एज ही वांटेड थिन लेयर एज पॉसिबल। कह रहा है कि इन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चूज किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल क्या होता है, इसका सीड्स ये काफ़ी मेलेबल होते हैं। अगर हम लोग गोल्ड का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है, काफ़ी मेलेबल है। इसको थीन सीड्स में क्या होता है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पतला अगर थीन सीड्स किसी का क्रिएट किया जा सकता है तो वो गोल्ड फॉइल का ही किया जा सकता है। अब जो गोल्ड फॉइल का जो सीट है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम से ही मिलके बना हुआ था। कह रहे अल्फा पार्टिकल्स द डबली चार्ज हीलियम आयंस। अब कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ये क्या है, डबल चार्ज हीलियम आयंस था। कह रहा है सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 एटॉमिक मास यूनिट द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कह रहा है चूंकि जो मास था हीलियम आयंस का वो क्या था, 4 एटॉमिक यूनिट था। कह रहा है कि इसीलिए जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी था, ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया। कह रहा है इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनका जो एक्सपेक्टेशन था, ये उम्मीद कर रहे थे कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे क्या करेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, किसका, अल्फा रेज का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था। Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see the larger deflection। कह रहा है अब क्या हो रहा है कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मास था, इसका 4 एटॉमिक मास था, ठीक है ना, 4 एटॉमिक मास यूनिट था। तो इन्होंने इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन का क्या हुआ था, एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन का जो है ये उम्मीद नहीं किए थे। कौन, रदरफोर्ड जो है इतना अपने एक्सपेरिमेंट में इतना एक्सपेक्टेशन की अल्फा पार्टिकल्स इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये उन्होंने उम्मीद नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना, ये एटम्स का अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है।
और ये जो आप रेज देख रहे हैं, ये जो रेज है ये क्या अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो जब जा रहा है तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एक गोल आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, एक एटम्स है, ये एक एटम है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये एक एटम है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एटम है। अब एटम से जब ये क्या करते हैं, अल्फा रेज को पास करते हैं, तो ये रेज क्या होता है, आराम से पास होते जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये इसके सेंटर में टकरा रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये इसके अल्फा रेज इसके सेंटर में टकरा रहा है, वैसे क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में लौट जा रहा है, या क्या हो रहा है, कुछ एंगल से अलग डायरेक्शन, मतलब स्ट्रेट उससे क्या हो रहा है कि पेनिट्रेट करके पास नहीं कर रहा है। तो यहां पर जब जब क्या होता है कि ये सेंटर के बीच से जाता है अल्फा पार्टिकल्स, तो क्या करता है, इसमें डिफ्लेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इतना ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इतना ज्यादा कि रदरफोर्ड जो है इस चीज का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं किए थे। वो भी क्या हो गए, जब डिफ्लेक्शन को देखे तो वो भी क्या हुए, शॉक्ड हो गए थे। चलिए, बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गैव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग हो गया इस एक्सपेरिमेंट में, तो वो क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दिया, मतलब जिसका वो उम्मीद नहीं किए थे वो रिजल्ट निकल के आया। अब कह रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट में, कह रहा है मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ कि स्ट्रेट पास करके, हम लोग भी देख चुके हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, देखिए कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, एटम्स स्ट्रेट, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के वो जो है वो क्या हुए, आराम से पास कर गए। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, आराम से पास कर गया थिन गोल्ड फॉइल से। Some of the alpha particles were deflected by the foil by some angles। कह रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हुआ कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब क्या हुआ कि आप सीधा जा रहे हैं और आपको क्या हुआ, जैसे बॉलर जो है, बॉलर क्या करता है, बैट्समैन को बॉल फेंकता है और उसके बाद बैट्समैन क्या होता है, उस बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में हिट कर देता है, तो क्या होता है, उससे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है कि कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब वो रास्ता अपना बदल लिया। तो वही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन हो गया, मुड़ गया दूसरे रास्ता में। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये क्या हुआ, बाउंस बैक कर गया, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, वापस चला गया। इसमें भी क्या हुआ कि यहाँ पर भी सेंटर से आया तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन देखा गया। तो कह रहा है कि कुछ पार्टिकल्स में उन्होंने ये डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया। अब 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। अब उन्होंने डिटेल जब स्टडी किया तो उनको पता चला कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि 12,000 अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स पास करेंगे तो उसमें से एक जो है पार्टिकल्स क्या करेगा, एक जो रे है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एन इनक्रेडिबल एज यू हिट फायर ए 15 इंच सेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक टू हिट यू। कह रहा है कि इसका कॉमन लाइफ से ये एक एग्जांपल दिए कि अगर क्या करेंगे हम लोग 15 इंच, मतलब 15 इंच के सेल पे अगर हम लोग क्या करेंगे, जो क्या है टिश्यू पेपर पे अगर हम लोग उसको हिट करेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, हमारे तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इन्होंने कॉमन लाइफ से क्या हुआ कि एक एग्जांपल दिया। कह रहा लेटेस्ट थिंक एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कह रहा एक ओपन फील्ड में अगर हम लोग एक खुले फील्ड में इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वहाँ क्या है, एक डे टू डे लाइफ से एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें क्या है, एक बच्चा जो है क्या होता है कि जो फेंसिंग किया जाता है वायर से, जो क्या होता है तार से जो फेंसिंग किया जाता है ना, तो उसमें क्या करता है, ये आईज क्लोज करके क्या करता है, हिट करने का कोशिश करता है, स्टोन्स को क्या करता है, थ्रो करता है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। कह रहा है कुछ दूरी से क्या कर रहा है, ये वॉल्स पे थ्रो कर रहा है। We will hear a sound when each stone strikes the wall. If it repeats 10 times, we will hear the sound 10 times. But if the blindfold child were throw stones barred wire fence, most of the stones would not hit the fencing. No sound would be heard. This is because there is lot of gaps in the fence which allow the stone to pass through them.
अब कह रहा है कि अगर एक बच्चे के आंख पे पट्टी बांध दीजिएगा और आप उसको कीजिएगा, बोलिएगा कि आप स्टोन को थ्रो करिए, और सामने जो है वो क्या है, एक दीवार है, तो जब भी जितना बार भी बच्चा क्या करेगा, स्टोन को फेंकेगा, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगा, है ना, बच्चे को भी वो आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन कह रहा है अगर उसी तरह का एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग वायर से फेंस किया हुआ, क्या करेंगे, तार से घेरा हुआ बाउंड्री पे अगर हम लोग बच्चे को फेंकवाएंगे, तो ज़्यादातर जो स्टोन है वो क्या करेगा, इजीली पास कर जाएगा बिना टकराए हुए, क्योंकि फेंसिंग जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी गैप पे होता है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है कि वायर पे जो स्टोन लगे उसका चांसेस काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके काफ़ी दूरी पे रहता है, काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है। तो उसी तरह क्या होता है, एटम्स में भी ज़्यादातर जो रेज था, यहाँ पे क्या बोला गया था कि 12,000 रेज में से एक रेज क्या होता है, उसमें टकराता है, वापस रिबाउंड करता है। तो उसी तरह का कुछ क्या होगा, अगर 12,000 बार बच्चा फेंकेगा तो क्या होगा, एक जाके उसमें टकरा सकता है। फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब कह रहा है कि रदरफोर्ड जो है इस ऑब्जर्वेशन से क्या चीज को लेके आए, क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया। Most space inside atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। कह रहा है कि रदरफोर्ड जो है, अब एटम्स के बारे में बोलते हैं कि ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम्स का वो क्या होता है कि एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स रेज को जब पास किए थे तो ज़्यादातर रेज जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन का उससे इजीली पास कर गया था। तो इन्होंने बोला कि ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम्स का वो क्या होता है, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। कह रहे वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। अब इन्होंने ये भी बताया कि एटम्स में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो काफ़ी कम जगह लेता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, जिससे क्या होता है कोई भी अल्फा रेज इजीली पास कर गया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ था, काफ़ी कम जगह पे हुआ था। तो ये बोले थे कि सारा का सारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या होता है कि काफ़ी कम स्पेस में ही सिचुएटेड रहता है, मतलब काफ़ी कम स्पेस में ही वो रहता है, बाकी सारा स्पेस जो होता है एटम का वो एम्प्टी रहता है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within an atom। अब कह रहा है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हुआ, 180 मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या हुआ, उसी में रिबाउंड कर गया, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, घूम गया। तो कह रहा है कि इससे ये पता चलता है कि जो भी पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या, जो पॉजिटिवली जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम्स के बहुत कम पार्ट में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, आके क्या होता है, जमा होते हैं, जिससे क्या होता है उसका मास जो है वो क्या होता है कि उसी जो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक जगह पे जो जमा है उसी के कारण क्या होता है, एटम्स का मास होता है। और इसीलिए क्या हुआ, वो इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि जब भी वो अल्फा पार्टिकल्स को पास किए तो ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हुआ, पास कर गया। कुछ ही पार्ट मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल्स ही क्या हो रहा है, उससे वापस लौटा, तो इसलिए क्या हुआ, मास जो है वो क्या हुआ, काफ़ी कम स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है, ये उन्होंने बताया। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the 5 times less than the radius of atom। अब कह रहा है कि इससे ये चीज़ भी इन्होंने बताया कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है वो क्या होता है कि अगर हम लोग एटम के रेडियस का बात करेंगे तो 10 to the power 5 टाइम्स क्या है, कम है। किसका, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम के कंपैरिजन में 10 to the 5 टाइम्स क्या है, कम है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड जो है वो क्या हुआ कि एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल जो है वो बताए एटम का, न्यूक्लियर मॉडल बताए वो एटम का। कह रहा है देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि जितना भी एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी एटम के सेंटर में लोकेटेड होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया। कह रहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। और दूसरा चीज इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है नेगेटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मतलब उसके चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है उसके चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, चक्कर लगाता है।
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब अगर हम लोग साइज का बात करें, जो न्यूक्लियस का साइज है तो एटम के कंपैरिजन में उसका जो साइज है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जब रेडियस से हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो न्यूक्लियस का रेडियस था वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स क्या था, कम था, किसके, एटम्स के न्यूक्लियस से, एटम्स के रेडियस से, सॉरी। अब यहाँ पे आगे जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पर इतना सारा चीज़ तो रदरफोर्ड जो है वो क्या हुए समझा दिए, लेकिन फिर भी इनके एक्सपेरिमेंट में भी आगे चल के जब फर्दर जो एक्सपेरिमेंट किया गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा तो इनमें भी कुछ ड्रॉबैक निकल गया, कुछ कमियां निकल के आ गई इनके भी एक्सपेरिमेंट से, जिनको इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करता है, वो जो है वो क्या है, इन्होंने बताया था कि वो स्टेबल नहीं है। कह रहे एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये बताए कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसमें जो एनर्जी है जिसके कारण क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। तो वो जब रिवॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और उस एनर्जी के कारण क्या होगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो लूज कर जाएंगे, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाएगा। If this were so, the atom should be highly unstable, hence the matter would not exist in the form as we know। कह रहा अगर ऐसा होता, अगर इनके अकॉर्डिंग क्या होता, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, एक्सेलरेट होते हुए एनर्जी रेडिएट करता और आके न्यूक्लियस में गिर जाता, तो जितने भी क्या है एटम्स हैं वो क्या होते, स्टेबल नहीं होते, और जो भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वो मैटर हम लोग जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं होता। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फेल कर गए रदरफोर्ड, क्योंकि सारा चीज़ तो ये समझा है, लेकिन ये जो बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करके न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाता है, जिसके कारण क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैटर हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, तो ऐसा अगर इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकल के आ गया। वी नोट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, और हम लोग ये चीज़ तो जान रहे हैं, शुरू के भी एक्सपेरिमेंट से जान चुके हैं कि एटम्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन्होंने बता दिया, जो मतलब थ्योरी दिया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एटम्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो कोई भी एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब आगे का जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो बोर साहब के द्वारा किया गया। जो साइंटिस्ट इसका एक्सपेरिमेंट किए थे उनका नाम था बोर। कह रहे in the order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of atom। अब कह रहे हैं कुछ जो सवाल खड़े हो गए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे, उनको दूर कौन किया, नील बोर। नील बोर जो है उनके एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में एक्सप्लेन किए। अब क्या बात बताते हैं, ओनली ए सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। अब कह रहा है कि कुछ स्फेरिकल ऑर्बिट्स ही पाए जाते हैं, कुछ स्फेरिकल ऑर्बिट्स पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं, और उसको इन्होंने नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। कह रहा है वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करने की वजह से वो क्या होता है, आके न्यूक्लियस में गिर जाता है। तो उसी ड्रॉबैक को उन्होंने दूर किया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये कौन बताया, नील बोर साहब ने बताया। कह रहा है दीज ऑर्बिट्स और द सेल आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल। कह रहा है कि इस ऑर्बिट को इन्होंने एनर्जी लेवल भी दिया। अब यहाँ पर हम लोग अगर समझें, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एटम है, ये क्या है, एटम का मॉडल दिया हुआ है, ये एटम का मॉडल है। ये बीच में क्या है, ये बीच में आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक इमेजिनरी ऑर्बिट क्रिएट किया, ये पहला ऑर्बिट हो गया,
ये उसी तरह ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियस से क्लोज में एक ऑर्बिट हुआ, फिर उसके दूर में एक ऑर्बिट हुआ, उसके फिर बाद एक ऑर्बिट हुआ, उसके बाद एक ऑर्बिट हुआ। तो पहला जो ऑर्बिट है जो सबसे नजदीक है किसके, न्यूक्लियस से, उसका नाम दिया गया के सेल। जो दूसरा जो ऑर्बिट है उसका नाम दिया गया एल सेल। जो तीसरा है उसका नाम दिया गया एम, उसी तरह एन। अब ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ये आखिर कैसे इन सेल्स में होगा। अगर देखिए पहला जो अगर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, पहले फिल करेगा के सेल को, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है पहले क्या होगा, उस सेल में भरा जाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचता है तो नेक्स्ट सेल के सेल में जाएगा। फिर अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बचता है तो क्या होगा, थर्ड सेल में जाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचता है तो ये क्या होगा, फोर्थ सेल में, एन सेल में जाएगा। अब जो अरेंजमेंट होता है इसमें वो आखिर कैसे होता है ना। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है कि यहाँ पर अब क्या होगा कि जो पहला सेल है ना, जो पहला सेल है, ये पहला सेल क्या है, फर्स्ट सेल है, ये पहला सेल है। के क्या है, पहला सेल है। एल क्या है, दूसरा सेल है। एन क्या है, एम क्या है, तीसरा सेल है। एन क्या है, चौथा सेल है। तो अगर हम लोग पहला सेल का बात करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहला सेल का बात करेंगे तो एन क्या हो जाएगा, पहला सेल के लिए एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, तो क्या करेंगे 2 और 1 पर पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 मतलब क्या होगा 2। मतलब पहला जो क्या है के सेल है, के सेल जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने ऑर्बिट में रख सकता है। अगर 3 हो गया तो किसके पास चला जाएगा, एल के पास, है ना। तो उसी तरह अगर हम लोग एल का निकालेंगे तो एल क्या है, दूसरा सेल है। तो उसी फॉर्मूला पर लगाएंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। मतलब दूसरा जो सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हट सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हट सकता है। मतलब अगर किसी भी एटम, मतलब किसी भी अगर एलिमेंट के पास क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटम के पास अगर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, 2 के बाद वो किस सेल में चला जाएगा, एल में चला जाएगा। और एल कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 2m स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के m का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 × 9। मतलब m जो सेल है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, 18, है ना। तो पहले क्या होगा, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला क्या होगा k में जाएगा, फिर 2 से ज़्यादा है 10 तक कहाँ जाएगा, l में जाएगा। मतलब अगला 8 इलेक्ट्रॉन्स l में, फिर उसके बाद का 18 एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, m में जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है। हम लोग ये समझ चुके हैं आप लोग, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे इस चीज़ को। अब देखिए न्यूट्रॉन्स कह रहा है in 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैज नो चार्ज एंड द मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अब कह रहा है कि न्यूट्रॉन का भी खोज हो गया। कह रहा है 1932 में जे चैडविक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज किया, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन्स दिया। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन्स दिया। और जिसका जो मास होता है वो लगभग क्या होता है, प्रोटॉन के ही बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन तो हम लोग देख चुके थे कि उसका मास क्या होता है, निग्जिबल होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कह रहा है जो न्यूट्रॉन्स होता है, जो हम लोग न्यूक्लियस पढ़े हैं, जो एटम के बीचों बीच क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे क्या होता है, मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम्स का, प्रोटॉन सिचुएटेड होता है। तो उसी न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स भी लाई करता है, उसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी लाई करता है। कह रहा है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी एटम्स होता है, जितने भी एलिमेंट्स का एटम होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में ही लाई करता है।
द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर हम किसी भी एटम का मास का बात करें तो क्या होता है, उसका जो मास दिया जाता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास के बराबर होता है, जो क्या होता है, न्यूक्लियस में लाई करता है। मतलब हम सीधे शब्दों में ये चीज भी कह सकते हैं कि जो किसी भी एटम का जो मास लाई करता है वो उसके न्यूक्लियस में लाई करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसका कुछ भी मास होता ही नहीं है। तो सारा का सारा मास जो होता है एटम्स का वो लोकेट करता है उसके न्यूक्लियस में, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, लगभग बराबर होता है। अब कह रहा है हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स। अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिट या तो सेल्स हम लोग KLMN में कैसे अरेंज रहते हैं, तो इसको हम लोग देख चुके हैं, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब कह रहा है कि कुछ रूल्स लगाया गया है जिससे हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर सकते हैं अलग अलग सेल्स में। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। कह रहा है जो मैक्सिमम मतलब होल्ड कर सकता है एक सेल वो किसके द्वारा दिया गया है, 2n² के द्वारा। अब n यहाँ पर क्या दिखाता है, ऑर्बिट दिखाता है। n क्या दिखाता है, ऑर्बिट दिखाता है। जैसे हम लोग देख चुके हैं k, l, m, n, तो उसी तरह k जो है वो पहला ऑर्बिट है तो इसको 1 से शो करेंगे। l क्या है, दूसरा ऑर्बिट है, उसको 2 से शो करेंगे। m क्या है, तीसरा ऑर्बिट है, उसको 3 से शो करेंगे। तो इसी तरह सो ऑन होते रहेगा। Hence the maximum number of electrons in different cell are as follows। कह रहा है कि अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड किया जा सकता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे K सेल में क्या होता है, 2n², तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। उसी तरह L जो है वो क्या होता है, 2 क्या होगा, 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। उसी तरह M जो है 18 को होल्ड कर सकता है। उसी तरह N सेल जो है वो क्या कर सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। तो जितना भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, शुरुआत जब उसका अरेंजमेंट हम लोग करेंगे तो K सेल से ही होगा। हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होता है K सेल, K भरेगा तो L जाएगा, L भरेगा M जाएगा, M भरेगा N जाएगा। ठीक है, कभी भी क्या होगा, पीछे से नहीं शुरू होगा, M N से नहीं शुरू होगा। जब भी शुरू होगा तो वो पहला सेल K से, फिर दूसरा सेल L से, फिर तीसरा सेल M से, मतलब एक एक करके हर सेल्स को भरते हुए वो क्या होगा, ऑर्बिट से दूर, मतलब क्या होगा, ऑर्बिट उसका बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless inner cell are filled. The cells are filled step wise manner। वही चीज को कह रहा है कि जो सेल्स होता है वो क्या होता है, स्टेप वाइज। ऐसा नहीं कि आपको जिस सेल में मन होगा उसमें रख दिए। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है कि सीरियली होता है, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, यही चीज दिया हुआ है। कह रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का यहाँ पर शो किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस शो हो रहा है, और ये जो है ये क्या है, सेल है, पहला सेल है। जैसे हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये किस सेल में आ गया, L में, सॉरी K में आ गया। ये पहला सेल क्या है, K है। उसी तरह अगर हम लोग लिथियम का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम लोग देखेंगे कि K का दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, K में भर गया। फिर अब इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो K के बाद किसमें सेल में चला गया, L में चला गया। उसी तरह हम लोग आगे के लिए देखेंगे, जैसे बोरोन में क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला 2 क्या होगा, K में चला गया, और बाकी का 5 होता है तो बाकी का 3 जो है वो क्या होता है कि ये L में चला गया, है ना। उसी तरह कार्बन में क्या होता है, कार्बन में हम लोग देखते हैं 6 होता है तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इसके K सेल में चला गया, और बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इसके L सेल में चला गया। तो उसी तरह क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और उसके एटम्स का अरेंजमेंट इसी तरह होते चला जाता है। मतलब एक सेल भरने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सेल में जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं अल्मुनियम में, अल्मुनियम में जो है पहला क्या होता है कि पहला K सेल में दोनों भर गया,
दो कैपेसिटी होता है। फिर हम लोग अगर एल सेल में जाएंगे तो एल का भी 8 भर गया, ठीक है ना, 8 2 10 हो गया, और फिर भी क्या हुआ, इसके पास क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो फिर क्या हुआ, के एल और एम में जो है बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसका चला गया। तो एक सेल भरने के बाद ही दूसरे सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। मतलब एक सेल जब कंप्लीटली भर जाएगा, उसका जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर वो फुलफिल हो जाएगा तभी वो क्या होगा, नेक्स्ट सेल में मूव करता है। अब कह रहा है कि वैलेंसी, अब कह रहा है वी हैव लर्नड हाउ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट। अब कह रहा है कि हम लोग ये चीज को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसे ऑर्बिट्स में अरेंज होता है, कैसे उसका अरेंजमेंट किया जाता है। The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के जो आउटर सेल में पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो बॉर बरी है इस स्कीम को जो है वो क्या बस हुआ, जैसे अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिथियम का है, लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल में है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वो 1 हो गया। अगर हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। अगर हम लोग क्या करेंगे, बोरोन का बात करते हैं, तो बोरोन में क्या होता है, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आपके सबसे बाहरी सेल में रहेगा वही क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ये संख्या आपका 4 तक है तब तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जितना भी एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में होने के बाद वो स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है, आप भी स्टेबल होना चाहते होंगे। तो क्या होता है कि जब स्टेबल होने के लिए जो आउटर सेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होंगे, किसी को डोनेट कर देंगे, किसी को आप क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स तक क्या करते हैं हम लोग, डोनेट कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें, अगर आपको कोई भी चीज़ 8 रुपये में मिल रही है, अगर 2 दोस्त जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपके पास 5 रुपया है दूसरे के पास 3 है तो 3 वाले को क्या होगा, आपको क्या होगा, देना आसान होगा। 5 रुपया देने के बदला क्या होगा, 3 रुपया लेना क्या होगा, आसान होगा। तो आपका ऑक्टेट हो गया, आप फुलफिल हो गए। अगर क्या होगा, दोनों के पास 4 है तो क्या होगा, कोई भी अपना देना नहीं चाहेगा एक दूसरे को, तो वहां पर क्या होता है, शेयरिंग हो जाता है, वहां पर क्या होता है, शेयरिंग हो जाता है। इस सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्या है कि एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके सिंबल्स दिए हुए हैं, उसके क्या दिए, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 है, तो ये हुआ के सेल में, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग हीलियम का बात करेंगे तो 2 है, तो इसका क्या होगा, के सेल भर जाता है। इसलिए जो हीलियम है ये क्या, कैसा है, हीलियम क्या है कि ये नोबल बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि क्या है कि हीलियम जो होता है उसका बाहरी जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फुलफिल है, इसको किसी का जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। अब कह रहा है कि अगर हम लोग बोरोन का बात करें तो बोरोन में क्या है, 5 है, तो इसका के में 2 हो गया, फिर क्या हुआ, एल में 3 हो गया। उसी तरह अगर हम लोग कार्बन का बात करें तो कार्बन का क्या है, 6 है, तो पहला के सेल में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, फिर दूसरा एल सेल में 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, क्लोरीन का क्या है, 17 है, तो 17 के लिए पहला के सेल में 2, एल सेल में 8, तो 2 8 क्या हो गया, 10 हो गया। अब मैक्सिमम जो एल सेल होल्ड कर सकता है वो 8 कर सकता है, फिर क्या होगा, वो एम की तरफ मूव करेगा, तो एम जो है यहाँ पर क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वैलेंसी कैसे निकलता है। अगर आपके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, आपके आउटर सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, आपका वैलेंसी 1 हो जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आउटर सेल में क्या है कि 2 है तो क्या होगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। अगर 3 है तो 3 हो जाएगा, अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे 4 से बढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, 4 से बढ़ेंगे तो उस केस में क्या होता है, जो ऑक्टेट होता है, मतलब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो जैसे ही हम लोग 4 से बढ़ेंगे 5, तो जब 5 बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम लोग 8 में से उस आउटर सेल वाले को घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 5 है,
जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आउटर सेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आउटर सेल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा, इसके ऑक्टेट में से क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 8 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह इसके आउटर सेल में क्या है, यहाँ पर सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन का 17 है, आउटर सेल में क्या है, 7 है, तो क्या करेंगे, 8 में से 7 घटा देंगे तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके आउटर सेल में 1, 2, 3 और 4 तक रहता है तो वैलेंसी वही हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही हो जाएगा, आपका वैलेंसी वही हो जाएगा। लेकिन जैसे हम 4 से ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको आउटर सेल में पुराना रहता है, 8 में से 5 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 8 में से 6 को घटा देंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 7 को घटा देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जो क्या होगा, हमारा वैलेंसी हो जाएगा। अब helium atoms has the 2 electrons in the outermost shell and all the elements have the atoms 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल। अब कह रहा है हीलियम का क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है, नोबल गैस होता है, ठीक है ना। हीलियम को क्या किया जाता है, इसलिए भरा जाता है, क्या होता है कि जहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, तो जैसे ट्यूबलाइट में भी हम लोग क्या करते हैं, आर्गन हीलियम सबको भरते हैं, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल क्या होता है, फिल है पूरा तरह से। तो कह रहा है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम एलिमेंट्स दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म द molecules with the atoms of the same or the different element, thus explained attempt to attain a fulfilled outermost and outermost cell has the 8 electrons। अब कह रहा है उसी चीज को कह रहा है कि हर एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब अपने बाहरी सेल में जो उसका बाहरी सेल हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, वहां पर वो अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, 8 को पूरा करना चाहता है। अब उस 8 को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, या तो डोनेट करता है या तो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर वो जितना डोनेट कर रहा है, 1 डोनेट कर रहा है, 2 डोनेट कर रहा है, 3 डोनेट कर रहा है, तो वही क्या हो गया, उसका वैलेंसी हो गया। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, उसको अगर 3 का जरूरत है तो 3 उसका वैलेंसी हो गया, अगर 2 का जरूरत है 2 वैलेंसी हो गया, 1 का जरूरत है तो 1 वैलेंसी हो गया। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to the full capacity, then the valency is determined the different way। उसी चीज को कह रहा है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है outermost shell में वो अगर फुल कैपेसिटी क्या है, मतलब उसके ऑक्टेट के नज़दीक है, तो हम लोग दूसरा तरीका लगा के उसका वैलेंसी को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट सेल में। अब आप बताइए कि 8 आपको चाहिए, 8 किसी भी सामान को खरीदने के लिए 8 चाहिए। अब किसी के पास क्या है, 7 रुपया है और एक के पास क्या है, 1 रुपया है। अब 7 रुपया उसको देना से बेहतर होगा कि आप 1 रुपया उससे ले लीजिएगा, है ना। तो आप क्या होगा, आपके पास 8 हो जाएगा। अब 7 रुपया देना आसान है कि 1 रुपया लेना आसान है, मतलब 1 रुपया करेंगे अगर हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ क्या होता है, फ्लोरीन के साथ होता है। उसके आउटर सेल में क्या है, 7 है और चाहिए कितना, 8, तो वो 1 क्या हुआ, ले लिया, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वैलेंस बाहरी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, हम लोग कह सकते हैं कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अगर 1 का ट्रांसफर हो रहा है तो 1 वैलेंसी हो गया, 2 का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 वैलेंसी हो गया, 3 का ट्रांसफर हो रहा है तो 3 वैलेंसी हो गया, 4 में तो शेयरिंग होता है, फिर 5 आप डोनेट नहीं कर सकते हैं, 3 लेंगे तो 3 आपका वैलेंसी हो गया। अगर आपके पास क्या है, आउटर सेल में 6 है तो आपको 2 का जरूरत है, 2 वैलेंसी हो गया। अगर आपके पास 7 है तो क्या होगा, 1 आप लेंगे तो आपका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वही सारी चीज़ों को दिया गया है। अब कह रहा है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब कह रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कह रहा है इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। अब कह रहा है कि किसी भी एटम्स में जो उसका क्या होता है, प्रोटॉन रहता है, मतलब एटम्स में जो प्रोटॉन रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं।
मतलब किसी भी एटम में जो प्रोटॉन रहता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल जेड से करते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं इसको कैपिटल जेड से करते हैं। कह रहा ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। कह रहा है कि जितना भी एटम्स, अगर किसी एलिमेंट का हम लोग बात करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का जितना भी एटम्स होगा उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, है ना, मतलब उसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलने वाला, मतलब उसका जो प्रोटॉन है उसका मास क्या होगा, नहीं बदलेगा। In fact, the elements are defined the number of protons they possess. For example, hydrogen atomic number is 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. अब कह रहा है एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, क्योंकि उसके सेल में क्या होता है, उसके एटम में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। उसी तरह कार्बन का 6 क्यों है, क्योंकि उसमें कितना प्रोटॉन पाया जाता है, 6 पाया जाता है, इसलिए उसका प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब हम लोग आगे बात करेंगे मास नंबर का। कह रहा आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम वी कैन कंक्लूड द मास ऑफ एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। अब इतना सारा चीज पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया कि जो एटम्स होता है उसका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। अब हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मास निग्जिबल होता है ना, उसका मास क्या होता है, निग्जिबल होता है। अगर हमको एटम का मास निकालना है तो हम लोग बात करेंगे किसका, बचे हुए 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मास नंबर किसी भी एटम्स का क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि लगभग जो है इस दोनों का मास क्या होता है, सेम ही होता है। Hence, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसलिए मास जो होता है वो किसी भी एटम में रिसाइड करता है, उसके न्यूक्लियस में, है ना, उसके न्यूक्लियस में क्या करता है, मास लाई करता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अब कह रहा है कि सिंस द मास ऑफ द एल्युमिनियम इज 27 एटॉमिक मास यूनिट, कह रहा है कि मास जो होता है वो एल्युमिनियम का 27 है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें क्या होता है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होता है। तो मास नंबर जो है वो डिफाइन होता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एल्युमिनियम का जो मास नंबर होता है वो 27 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 13 तो क्या हो गया, उसका प्रोटॉन हो गया, और 14 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो इस दोनों को जब आप क्या करेंगे, उसके न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, 13 और 14 तो क्या होगा, 27 आ जाएगा। जो क्या होगा, यहाँ पर एल्युमिनियम का मास होता है, एल्युमिनियम का मास नंबर क्या होता है, 27 होता है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 13 क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, और 14 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर निकल जाएगा। ठीक है, और मास नंबर न्यूक्लियस में ही सिचुएटेड रहता है। अब देखिए किसी भी सिंबल में, अब यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है वो अब क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट्स का हम लोग अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो सिंबल यूज करेंगे तो नीचे जो जड़ से हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, और मास नंबर क्या है, 14 है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल को लिखेंगे, उसके क्या करेंगे, डाउन मतलब नीचे वाला बॉटम हिस्सा में क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, उसके मास नंबर को लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी एलिमेंट्स का वहाँ पर एटॉमिक और मास नंबर उसके सिंबल के साथ लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे आइसोटॉप्स क्या होता है। कह रहा इन नेचर ए नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब कह रहा है कि प्राकृतिक में बहुत सारे ऐसे भी एटम्स निकल के आए हैं, किसी भी एलिमेंट्स के ऐसे भी एटम निकल के आए हैं जिसका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर रहता है, लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है, अलग हो जाता है। अब सेम एटॉमिक नंबर और मास नंबर मतलब एक ही एलिमेंट का
एक ही एलिमेंट का जो है वो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये मास नंबर कैसे बदल जाएगा, क्योंकि देखिए आपके एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में दोनों में क्या है, प्रोटॉन तो कॉमन है, दोनों में क्या है, प्रोटॉन तो कॉमन है, लेकिन मास नंबर में क्या होता है, न्यूट्रॉन जुड़ जाता है। तो जब दोनों का क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है, मतलब दोनों में प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन के नंबर के कारण क्या होता है, न्यूट्रॉन के मास के कारण क्या होता है कि चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 एटॉमिक स्पेसीज है, ठीक है ना, क्या क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब कह रहे हैं एटॉमिक नंबर जो है वो एक ही है, लेकिन मास नंबर किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। मतलब प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। तो ये किस लिए हुआ, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द 3 एग्जांपल आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, आइसोटॉप्स जो होता है ये किसी भी एलिमेंट्स का एटम जो होता है जिसका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर रहता है लेकिन अलग अलग मास नंबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का, जिसमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, तीनों में क्या होता है, उसका जो प्रोटॉन रहता है वो क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, उसका न्यूट्रॉन के मास के कारण क्या होता है, एटॉमिक नंबर सबका सेम रह जाता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, बदल जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो जिसका क्या होगा, आइसोटॉप्स अगर एटम्स में अगर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर हो गया और अलग अलग मास नंबर हो गया, उसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। कह रहा है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कह रहा है अगर हम लोग 2 आइसोटॉप्स, किसी भी एलिमेंट का 2 आइसोटॉप्स का लेंगे तो उसका क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। अगर हम लोग 2 आइसोटॉप्स, जैसे यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम का बात कर रहे हैं, तो वो तीनों का है ना, तीनों का क्या हो जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम लोग क्लोरीन का बात करेंगे, क्लोरीन जो है वो क्या होता है, नेचर में 2 आइसोटॉप्स होता है, ठीक है ना, एक का मास होता है 35, दूसरे का मास होता है 37 एटॉमिक मास यूनिट। कह रहा है और इसका रेशियो क्या है, 3:1। मतलब जो नेचर में जो मतलब क्या होता है कि ये क्लोरीन जो पाया जाता है वो 35 मास वाला जो है वो 3 पाया जाता है। मतलब क्या होता है 75%, मतलब अगर हम लोग टोटल को 4 मान लें तो ये 3:1, मतलब क्या होगा 3 रेशियो क्या होता है, 35 मास वाला पाया जाता है और 37 मास वाला क्या होता है, 1 यूनिट पाया जाता है। तो अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 35 जो है वो क्या होता है, 75% पाया जाता है। 75% क्या होता है, 35 मास यूनिट वाला पाया जाता है। तो यहाँ पे निकालनी है 75, 35 का 75। उसी तरह क्या होता है कि जो 37 वाला था, 37 वाला था, वो क्या होता है 1% पाया जाता है। मतलब क्या होता है 4 में से 1 भाग क्या होता है, ये पाया जाता है 25%। तो यहाँ पर 37 का 25% निकालिए। तो जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जब जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज आएगा 35.5 यूनिट। तो जो मास निकल के आता है क्लोरीन का वो क्या होता है 35.5 यूनिट आता है, जो दोनों में से किसी का नहीं है। मतलब ना तो एक 35 मास यूनिट पाया जाता है, एक 37 पाया जाता है, लेकिन 35.5 जो है वो क्या है, एवरेज निकाले हैं हम लोग। जो दोनों आइसोटॉप्स पाया जाता है उसका एवरेज क्या है, 35.5 यूनिट है। कह रहा था मास ऑफ एन एटम ऑफ एन नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ। अब वही चीज को कह रहा है कि एवरेज मास जो हम लोग लेते हैं, मतलब नेचुरली जो जितना अमाउंट में पाया जाता है, जितना परसेंटेज में पाया जाता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका मास नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्लोरीन का देख चुके हैं, जो क्या होता है एक 75% पाया जाता है, एक 25%। तो दोनों को हम लोग कैलकुलेट करके उसका एवरेज मास को निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आइसोटॉप्स को समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि अब एप्लीकेशंस क्या होता है, मतलब फायदा क्या होता है। कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है आइसोटॉप्स का वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन क्या होता है अगर हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोलें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग आइसोटॉप्स का अलग होता है। तो हमारे जो डे टू डे लाइफ में मतलब क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है आइसोटॉप्स का, मतलब आइसोटॉप्स जो है वो कैसे फायदेमंद होते हैं। अगर हम लोग यूरेनियम का आइसोटॉप के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, फेल के रूप में काम होता है।
मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वहाँ पर हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं किसका, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का। अगर हम लोग कोबाल्ट का बात करें तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोबाल्ट का आइसोटोप्स का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें आयोडीन का, तो आयोडीन का जो आइसोटोप होता है वो हम लोग यूज करते हैं ग्वाइटर, जो क्या होता है, घेंगा जो बीमारी होता है गले वाला, ठीक है ना, आयोडीन की कमी से उसको हम लोग दूर करने के लिए क्या होता है, आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक तो ये आइसोटोप्स का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आइसोबार का, जो क्या है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब आइसोबार क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड हैव द atoms of the different element have different atomic number which have the same mass number are known as the isobars। अब isobars क्या कहता है कि दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट्स का अगर एटम्स का अगर क्या होता है एटॉमिक नंबर अलग है और मास नंबर सेम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। अब इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे एटॉमिक मास का बात करेंगे तो एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, अलग है, एटॉमिक नंबर क्या है, अलग है, लेकिन क्या हो रहा है कि मास नंबर मतलब मास जो हो रहा है, एटॉमिक मास जो है वो क्या है, सेम हो जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, अलग अलग रहता है। दोनों का प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर अलग होता है, मतलब दोनों का एलिमेंट्स का एटम का जो क्या होता है प्रोटॉन्स होता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है मतलब प्रोटॉन्स जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर जब मास नंबर का बात करेंगे मतलब न्यूट्रॉन जब जुट जाता है तो दोनों एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो वैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। मतलब दो एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफर हो जाता है लेकिन मास नंबर सेम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।